स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था। हम्म, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जिससे कि नाम भी अच्छी तरह से याद हो जाए हमें, है, और प्रॉपर अच्छी तरह से याद हो जाए, और उनका फंक्शन भी हमें पता लगे। ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है? एक स्केलेटल, वेल डेवलप्ड स्केलेटल सिस्टम। किसका बना होता है? हाँ, ओरिजिन कहाँ से है? ये कनेक्टिव टिश्यू, स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। और स्केलेटल सिस्टम को बनाने में कौन हिस्सा ले रहा है? कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज एंड बोन्स। जो बोन है, एक एडल्ट में इनका टोटल नंबर कितना रहता है बच्चों? 206। 206 टोटल एडल्ट में बोन होती है। और ये स्केलेटल सिस्टम, जो बोनी सिस्टम है, ये बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 में। कौन कौन से? एक्सियल एंड सेकंड है एपेंडिकुलर। एक्सियल है और एपेंडिकुलर। जो एक्सियल है हिस्सा हमारा, उसमें टोटल बोन कितनी रहती है बच्चों? हैं? 80। और जो हमारा एपेंडिकुलर पार्ट है, उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 126। कितनी है बच्चों? 126। जब हम एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या हिस्सा आता है? नंबर 1 स्कल आता है। नंबर 2 है नंबर 2 स्टर्नम बोल रहे हैं बच्चे। नंबर 3 है ईयर ओसिकल्स। नंबर 4 है वर्टिब्रल कॉलम। और नंबर 5 हायर्ड। ठीक है। ये हिस्सा है। अच्छा, रिब्स रहेगा। नंबर 6 पे क्या रहेगी बच्चे? रिब्स। वेरी गुड। ये हिस्से हैं। स्कल में कितनी बोन है टोटल? 22। स्टर्नम कितनी है? 1। ईयर ओसिकल कितनी है? 6। वर्टिकल कॉलम कितनी है? वर्टिब्री 26। हायोड कितना है? 1। रिब्स कितनी है? 20। ठीक है, टोटल हो गया 8। स्कल का मेन स्कल कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में। किस किस में? नंबर 1 क्रेनियल पार्ट एंड नंबर 2 फेसियल। क्रेनियल एंड फेशियल में डिवाइड है। क्रेनियल पार्ट में कितनी बोन है? 8। टोटल बोन कितनी है? 8। और फेशियल में कितनी है? 14। ठीक है। क्रेनियल क्या बनाता है? प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन बनाता है ब्रेन के ऊपर। इसके ऊपर अपर पार्ट ऑफ स्कल है ये, है। और 8 बोन्स हैं इसके निर्माण में। कौन कौन सी हैं जरा देखें। नंबर 1 फ्रंटल बोन। फ्रंटल फ्रंटल बोन संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। और ये
ऊपर वाली स्कल का जो सबसे फ्रंट हमारा एरिया है, ये सारा एरिया ये लेके और यहां तक, ये कौन बना रहा है? फ्रंटल बोन बना रहा है। कौन बना रहा है बच्चों? नंबर में आपने बताया 1। इसके बाद कौन है? फ्रंटल के पीछे कौन है? पैराइटल बोन। क्या है? पैराइटल बोन है। पैराइटल बोन कितनी है? 2 है। नंबर में कितनी है ये? 2। एक लेफ्ट एक राइट पैराइट। ठीक है। इसके पीछे क्या है जो बेस बना रहा है हमारा? ऑक्सीपिटल। कौन है? ऑक्सीपिटल है। ऑक्सीपिटल नंबर में कितनी है? 1। ऑक्सीपिटल के जो हमारी बोन है, हमारी क्रेनियल की बेस बोन है, इसमें एक क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, जिसे क्या नाम से जानते हैं? फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है? किस लिए होता है छिद्र? इसी छिद्र के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से बाहर निकलती है ना? फोरामेन मैग्नम के द्वारा ही। और ऑक्सीपिटल में और क्या खास बात होती है? क्योंकि बेस बोन है हमारी क्रेनियल की, इसमें और क्या खास बात होती है? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। क्या होते हैं? 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का काम क्या है? फर्स्ट जो हमारी एटलस वर्टिब्रा है उसके साथ आर्टिकुलेट होते हैं, उस पर टिके होते हैं। उस पर क्या होते हैं? टिके होते हैं। कौन? कौन? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। कौन? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल टिके होते हैं कहाँ? एटलस पर। क्योंकि हमारे खोपड़ी में, हमारी खोपड़ी की जो ऑक्सीपिटल बोन है, इसमें कॉन्डाइल का नंबर कितना होता है? 2। तो इसलिए हम अपनी खोपड़ी को क्या कहते हैं? डाइकोंडाइल। क्या होती है? डाइकोंडाइल। डाइकोंडाइल जो स्कल है वो मैन के अलावा, मैमल्स के अलावा और किसमें होती है? एम्फीबियंस में हो। किसमें होती है? एम्फीबियंस में हो। बाकी जितने भी खोपड़ी पाई जाती है, स्कल पाई जाती है, उन सब में क्या होती है? ये मोनोकोंडाइल होती है। कैसी होती है? मोनोकोंडाइल होती है, क्योंकि कोंडाइल एक ही होता है। कोंडाइल क्या होता है? एक ही रहता है। ऑक्सीपिटल के बाद अब साइड में भी स्कल की 2 बोन है हमारे, इनको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। क्या है ये? टेम्पोरल। टेम्पोरल। टेम्पोरल कितनी होती है नंबर में? 2। अब ये तो खोपड़ी का ये वाला हिस्सा हो गया। अब हमारा ब्रेन, क्योंकि बीच में मुंह आ गया, बीच में क्या आ गया? बक्कल कैविटी आ गई। तो बक्कल कैविटी के ऊपर भी तो कुछ हिस्सा है जिससे वो बना हुआ है। तो उस बेस वाले एरिया में ये तो ऊपर होगी। अब जैसे हम फ्लोर की तरफ चले उसके ना, तो भी बोन होती है। तो कौन सी बोन है? कौन सी बोन है? हैं? स्फिनॉइड। कौन सी बोन है? स्फिनॉइड। ये नंबर में कितनी होती है? 1 होती है। नंबर में कितनी होती है? 1। स्फिनॉइड बोन की शेप के बारे में कुछ कह सकते हैं? किस तरह की होती है? बटरफ्लाई। कहीं कहीं पे बैट शेप भी लिखा हुआ है इसे, बट बटरफ्लाई शेप होती है ये। और क्या खास बात होती है इसकी? ये सभी जो हमारी स्कल बोन है बाकी सभी से क्या रहती है? जुड़ी रहती है। और क्या खास बात है इसकी? इसमें एक सेला टर्सिका नाम का क्या होता है? गड्ढा होता है। और इस गड्ढे में क्या फिट रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, उसे प्लेस देती है ये। कौन सी बोन? स्फेनॉइड बोन। इसके अलावा और कौन सी बोन है? एथमॉइड। क्या है? इथमॉइड बोन। ये कितनी होती है नंबर में? नंबर में 1 होती है। ये क्या बनाती है? ये पीछे की तरफ होती है, नेज का बेस और थोड़ा सा आईज के बेस में बनाने वाला काम ये करती है। ठीक है। इथमॉइड बोन। फेशियल, चेहरे में फेशियल कितनी बोन है हमारी? 14 बोन है। ये सारी की सारी फ्लैट बोन्स है। सारी सारी कैसी बोन है? जो हमारे स्कल में आई है सारी की सारी कैसी है? फ्लैट बोन है। अब हम आते हैं फेशियल भाग में। फेशियल में कौन 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 सी बोन है? फ्रंटल यहां तक हो गया। अब इसके आगे बढ़ो, यहां से शुरू करिए। तो ये कौन सी है? नेजल। कौन सी है? नेजल बोन है।
कौन सी बोन है बच्चे? नेजल है। नेजल बोन क्या बनाती है? नेजल ब्रिज बना रही है, अपर पार्ट ऑफ नेजल बना रही है ना, नेजल ब्रिज बना रही है। और अंदर की तरफ कौन होती है? हैं? इंफ्रा नेजल या टर्बिनल। इनका काम क्या है? ये जो एयर हम रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू एयर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उसे टर्बाइन कहते हैं। उसके टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर पे लेके आती है? और जो घूमने से डस्ट वगैरह है उन्हें सेटल डाउन करती है, और उन्हें पकड़ने का काम तो जो नोज हेयर है वो करते हैं। नेजल कितनी होती है? दो होती। इंफ्रानेजल कितनी होती है? दो होती है। और कौन सी है आपके फेशियल में है? लैक्रेमल बोन। कहाँ होती है ये? आइज की साइड्स में होती है लैक्राइमल। ये कितनी होती है? दो आईज हैं तो दो ही होंगी, एक लेफ्ट में एक राइट में। और इसकी क्या खास बात है? और इनकी फेशियल बोन में सबसे छोटी बोन यही है ना? इसके बाद और कौन सी बोन है? मैक्सिला। कितनी है मैक्सिला? मैक्सिला दो है। क्या खास बात है इनकी? ये सबसे बड़ी बोन है, फेस की सबसे बड़ी बोन है। और इन्हें क्या बोन के नाम से जानते हैं? इन्हें अपर जा को बनाने का काम ये करती है। अपर जा बोन है। क्या है ये? अपर जा बोन है। और टीथ, अपर जा के जो टीथ है इन्हीं के अंदर क्या रहते हैं? फिट रहते हैं। अपर जा के टीथ इनके अंदर क्या रहते हैं? फिट रहते हैं। ये कितनी होती है? दो। इसके बाद कौन है? हैं? जाइगोमैटिक। कौन सी बोन है? ये वाली जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक को कौन सी बोन बोलते हैं बच्चों? चिक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक बोन बोलते हैं। नंबर में कितनी होती है ये? दो होती है। ये भी नंबर में कितनी होती है? टू होती है। कुछ में उभरी हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकती उभरी। इसके बाद और कौन सी बोन बताई आपने? मैंडेबल। मैंडेबल। मैंडेबल कौन सी बोन है बच्चों? मैंडेबल कौन सी बोन है? लोअर जा बोन है। लोअर जा की बोन है ना? क्या खास बात है इसकी? ये नंबर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन है? मैंडेबल है। नंबर दो, ये हमारे फेस में पाई जाने वाली मूवेबल बोन है, मूव करती है। और नंबर में कितनी होती है ये? एक होती है। नंबर में कितनी होती है ये? इसके बाद और कौन सी है फेस में? और कौन सी बोन है? वोमर है। कौन सी है बच्चों? वोमर बोन है। वोमर है। ये नेज के बेस में है, और थोड़ा आईज का जो आई बॉल है उसका हिस्सा भी थोड़ा कवर कर लेती है। ये वोमर कितनी होती है नंबर में? कितनी होती है? एक होती है। दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, 11, 12। दो बोन रह गई है। कौन सी बोन है बताइए? पैलेटाइन। कौन सी बोन है? पैलेटाइन। जो ये हिस्सा है हमारा ऊपर का, हार्ड पैलेटाइल का, ये वाला हिस्सा बनाने का काम करते हैं। ये नंबर में कितनी होती है? दो होती है। नंबर में कितनी होती है बच्चे? दो होती है। इस प्रकार हमारा स्कल कंप्लीट हो जाता है। स्कल के बाद कौन आता है बच्चे? क्या नाम है? स्टर्नम। स्टर्नम नंबर में कितनी है? वन है। कौन सी बोन है ये? इसे चेस्ट बोन बोलते हैं। इसे किसकी बोन बोलते हैं? चेस्ट बोन बोलते हैं। जो हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन। नंबर एक, प्रोस्टर्नम। प्रोस्टर्नम के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हैं? क्लेविकल एंड रिब। अपर फर्स्ट जो पैर की रिब्स है। दूसरे बीच वाला भाग क्या कहलाता है? मीजो स्टर्नम। मीजो स्टर्नम। इसमें क्या होते हैं? सारी की सारी रिब्स जो है बाकी बची हुई जुड़ती हैं। और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? जीफी है, जिफॉइड। जिफॉइड या जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं इसे। है, ये एक छोटा सा पार्ट होता है।
इसे कुछ नहीं जोड़ा हुआ, ये फ्री है, ये फ्री है। इस प्रकार से स्टर्नम होते हैं। इसके बाद क्या आते हैं बच्चे? ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स नंबर में कितने होते हैं? ईयर ओसिकल नंबर में दो होते हैं। ईयर ओसिकल नंबर में कितने होते हैं? दो। और इन दो के अंदर 6 बोन होती है, 3 इन ईच ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल कितने होते हैं? दो। लेफ्ट ईयर ओसिकल, राइट ईयर ओसिकल, है ना? और इसमें बॉन कितनी है? एक में 3 है, एक में 3 है। क्या नाम है उनके? मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। मैलस, इनकस एंड स्टेपीज। क्या इन बोन में कोई सबसे छोटी बोन है? हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है इनमें? स्टेपीज बोन है। कौन सी बोन है? स्टेपीज बोन है। और क्या ये क्या मूवमेंट है इनमें? मूव करती है ये, वाइब्रेट करती है ये बोन, मूव करती है, मूवमेंट है इनमें, मूवमेंट पाया जाता है ना? चलिए, फिर क्या आती है? वर्टिबल कॉलम। क्या आती है बच्चे? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम में टोटल कितनी बोन होती है? 26। एडल्ट में 26 होती हैं ये। और बेबी में 33 रहती। कितने पार्ट में डिवाइड है ये? कितने पार्ट में डिवाइड? वर्टिबल कॉलम को कितने पार्ट में डिवाइड किया? सबसे पहला सर्विकल, नंबर 2 थोरैकिक, नंबर 3 नंबर नंबर 4 है सैक्रम, नंबर 5 फोर्टिस। इनमें डिवाइड है। टोटल 26 होती है एडल्ट में, है ना? सबसे ऊपर की कौन है? सर्विकल। मैमल्स में इनकी नंबर कितनी होती है? 7। सामान्यतः मैमल्स में इनका नंबर कितना होता है बच्चों? 7 होता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताए थे, अपवाद भी मैंने बताए थे। सी काउ एंड स्लॉथ, उनमें नंबर इनके डिफर हो जाते हैं, 7 नहीं रहते। सी काउ में कितने होते हैं? 5। और स्लॉथ में कितने होते हैं? 9। स्लॉथ में कितने होते हैं? 9। सर्विकल बोन 7 है। क्या सारी की सारी सर्विकल बोन एक जैसी है? नहीं। क्या खास बात है इनमें? सबसे पहली जो सर्विकल बोन है C1, C1 का नाम क्या है? एटलस। C1 का नाम क्या है बच्चों? एटलस। C2 का एक्सिस। C2 का नाम क्या है? एक्सिस। और 3 से 6 तक एक जैसी होती हैं। और 7वीं का जो प्रोसेस है वो थोड़ा बड़ा होता है, जो मैं पीछे से महसूस भी हो जाता है। थोरैकिक कितनी है नंबर में? 12 है। थोरैकिक नंबर में कितनी है? 12। क्या खास बात होती है इनमें? थोरैकिक में देखो, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की एक खास बात है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चले जाते हैं ना, हर एक नीचे वाली बड़ी होती जाती है। वर्टिब्रल कॉलम पहले से बड़ी होती चली जाती है। पहली खास बात तो ये है ना। अब हमारी जो थोरैकिक है, इनका एक विशेष काम है। ये क्या बना रही है? एक रिब केज में हेल्प, रिब केज को बनाने में हेल्प कर रही है। रिब केज को बनाने में क्या कर रही है? हेल्प। तो रिब के केज में जो रिब्स है हमारी, उनका जो हेड है, उनका जो क्या है? हेड है, वो इनसे जुड़ा रहता है। हेड क्या है? इनसे जुड़ा रहता है थोरैकिक वर्टिब्री में। इसके बाद कौन सी है? लंबर। लंबर नंबर में कितनी है? 5 है। लंबर कितनी है नंबर में? 5 है। ठीक है। लंबर के बाद कौन सी है? सैक्रम। सैक्रम नंबर, अच्छा, लंबर जो है रीजन है, लंबर रीजन की वर्टिब्री की क्या विशेषता होती है? These are the largest and strongest। इनमें वेट सहने की क्षमता होती है। पूरी बॉडी का वेट जो है यही सहन करती है। ये नंबर में 5 होती है। फिर आती है सैक्रम। क्या है? सैक्रम। सैक्रम कितनी होती है एडल्ट में? 1। एडल्ट में कितनी होती है? 1। लेकिन 5 होती है वास्तव में। कितनी होती है? 5। और क्या होती है 5 के साथ? ये 5 क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाते हैं। किस एज तक आते आते फ्यूज हो जाती है? 62 30 तक आते आते ये फ्यूज हो जाती है। हो सकता है आपकी अभी ना हुई हो, है ना? किसकी? रह रही हो भी, फ्यूज ना हुई, है ना?
कुछ भी हो सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं आपके बॉडी में चेंज होते रहते हैं, एज के साथ होते हैं चेंज। आपने अभी देखा था कि आपकी जो सबसे लास्ट मोलर टीथ है वो बहुत लास्ट निकलता है आपको, जिसे विजडम टूथ भी कहते हैं ना, वो अभी निकला ही नहीं होगा आपको किसी में। 32 दांत नहीं होंगे आपके। अगर कोई आपके कहे 32 के 32 तोड़ दूंगा, या भाई 32 तो है भी नहीं मेरे मुंह में, है ना? अभी तो 28 ही होंगे शायद, है ना? चलिए, तो सैक्रम 5 बोन्स है, वो कंबाइन होके एक बोन बन जाती है। उसके बाद कौन है? कॉकेक्स। कॉकेक्स में टोटल कितनी रहती है? हैं? कितनी? 4। 4 होती हैं, और ये 4 फ्यूज हो जाती है, और इन्हें भी टाइम लगता है फ्यूज होने में। ये क्या बनाती हैं? कॉकेक्स बनाती हैं, है ना? टेल बोन भी इन्हें कहते हैं। कौन सी बोन कहते हैं? टेल बोन। अच्छा, हमारे पूरी बॉडी में वो बोन का नाम बताइए जिन्हें हम वेस्टिजियल बोन के नाम से जानते हैं। वेस्टिजियल, वो कौन सी बोन है जिसे हम वेस्टिजियल समझाते हैं? अवशेषी। हाँ, कौन सी है? कॉकिक्स ही है, टेल बोन ही है। क्योंकि टेल बोन धीरे 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 वेस्टिजियल होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आपके पूर्वजों में टेल थी लंबी चौड़ी, है ना? क्या थी? टेल थी ना? अब नहीं है, तो गायब होती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन वो है, तो इसका मतलब भाई हमारे पूर्वजों में ये रही है, इसलिए हम में है। काम तो इसका कुछ है नहीं हमारी बॉडी में, फिर क्यों है? आप पढ़े ना, जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपकी बॉडी में ऐसे बहुत से ऑर्गन हैं जो अब क्या है, काम के लिए है, लेकिन है क्यों है? ऊपर वाले ने क्यों दे दिए? ऊपर वाले ने तो डायरेक्ट बनाया हमें, हमें कहीं बंदर से बनाया? भाई अगर एक है तो हम तो डायरेक्ट बने हुए लोग हैं, तो फिर क्यों? ना, इवोल्यूशनरी है हमारा डेवलपमेंट। क्या है? इवोल्यूशन। साइंटिफिक तो हम इवोल्यूशनरी बने हुए हैं, साइंटिफिक हम क्या है? इवोल्यूशनरी बने हुए हैं, डायरेक्ट नहीं टपके कहीं से। अगर ऐसा होता तो भैया इन्वेस्टिजियल ऑर्गन का हिसाब दे दो पहले हमें। जो 100 से ज्यादा है हमारी बॉडी में, कितने? एक आधा नहीं है, कितने हैं? 100 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में है, और वो है क्यों? विटामिन। तो ऐसी एक यहाँ पे एक हमने आपको एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ाया था क्या? क्या पढ़ाया था एलिमेंट्री कैनाल में? क्या होता है एक ऑर्गन? वर्मी फॉर अपेंडिक्स। वर्मी फॉर अपेंडिक्स। आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ता है उसका, कराना पड़ता है, बीमारी पैदा कर रहा है वो, है ना? काम नहीं रहा उसका। जो सेलुलोज को पचाने का काम करता है, अब तो सेलुलोज से आगे निकल गए खाने से, तो आप घास थोड़ी ना चढ़ते। ऐसे ही आपका सबसे लास्ट, जिसे विजडम टूथ कह रहे हैं, क्या काम है उसका? फिर क्यों निकल रहा है इतनी देर, जब कोई मतलब ही नहीं रहा? जब दांत टूटने की बारी आनी शुरू हुई तब वो निकल रहा है, परेशान कर रहा है, बल्कि कहता है निकलवाओ उसे, वरना बीमारियां पैदा करेगा। तो दीज आर विजडम टूथ, है ना? तो ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के, क्या है? ऐसे ही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो हमारी है, ये ना, ईयर पिन्ना मसल्स जो हैं, वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। मेल में अगर आए तो निप्पल्स है। निप्पल्स का क्या काम है? मेल में निप्पल्स का क्या काम है? कोई काम नहीं है, हैं? दे आर वेस्टिजियल। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में वेस्टिजियल है, जिनका कोई काम नहीं रह गया, लेकिन चले आ रहे हैं वो। चलिए, तो ऐसे ही क्या है, टेल बोन को भी वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। वेस्टिजियल का जिक्र आया तो यहाँ पे हमने जिक्र कर दिया। इसके बाद हमारी क्या जो वर्टिब्रल कॉलम है, स्ट्रेट है बिल्कुल? कैसी है? कर्व्ड है। कर्व्ड है, उसमें अलग अलग स्थानों पे कर्व्ड है ना? सर्विकल कर्व है उसमें, थोरैकिक कर्व है उसमें, लंबर कर्व है उसमें, सैक्रल कर्व। और ये कर्व में से कुछ कर्व जन्म के समय ही होते हैं, उन्हें प्राइमरी कर्व कहते हैं, और जो जन्म के बाद विकसित होते हैं उन्हें सेकेंडरी कर्व कहते हैं। पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम में एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के साथ
फाइब्रस कार्टिलेज के साथ आर्टिकुलेट रहती है। किसके साथ आर्टिकुलेट रहती है? जो इसे एक लिमिट मूवमेंट देती है। क्या देती है बच्चे? लिमिट मूवमेंट प्रदान करती है। चलिए, हेड, हेड किस शेप की बोन है? यू शेप बोन है। इसकी क्या विशेषता है? ये किसी भी बोन के साथ ज्वाइंट नहीं बना रही है, कहीं भी आर्टिकुलेट नहीं है बोन के साथ, किसी दूसरी बोन के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। लैरिंग्स के ऊपर है। लैरिंग्स के कहा है? ऊपर है। टंग को सपोर्ट करने वाली है। टंग को क्या करती है? सपोर्ट करती है। कौन? हाइड, हाइड बोन। अब आती है कौन? रिब्स। रिब्स कितनी है नंबर में? 12 पेयर। कितनी है? 12 पेयर हैं रिब्स। रिब्स पीछे किसके किसके साथ जुड़ी है? रिब्स पीछे किसके साथ जुड़ी है? वर्टिब्रल। और सामने की ओर स्टर्नम। क्या सारी रिब्स ऐसे ही जुड़ी हैं? कौन सी जुड़ी है? एक से लेके 7 तक। और नीचे की तरफ ये भी बड़ी होती चली जाती है। नीचे की तरफ ये भी क्या होती चली जाती है? बड़ी होती चली जाती है। 1 से 7 तक चूंकि स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ी है, इनका नाम क्या है? ट्रू रिब्स। और दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? वर्टिब्रो। दूसरी कौन सी बोन है? स्टर्नम। तो क्या नाम हो गया? वर्टिब्रो स्टर्नम रिब्स, है ना। अब 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी टोटल 6, यानी कि 3 पेयर, ये क्या पीछे की तरफ तो थोरेक्स से जुड़ी है, लेकिन आगे की ओर क्या हो गया? वो 7 जो आपकी रिब्स है उसके कार्टिलेज के साथ जुड़ी है। कार्टिलेज में क्या होता है? कॉन्ड्रेन। कार्टिलेज में क्या होता है? पीछे तो ये वर्टिब्री से जुड़ी है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रियो रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रियो रिब्स। इज दैट क्लियर? अब बच गई 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं कहां से जुड़ी है? पीछे वर्टिब्री से जुड़ी हुई है, थोरेकिक वर्टिब्री, और आगे फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। अब यहां पे 2 क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1, जब रेस्पिरेशन होता है, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग में वो कौन सी रिब्स हैं जो पार्ट नहीं ले रहे, ये हेल्प नहीं कर रही है? फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो तो वो केज बना ही नहीं रही है। किन्हें? लेकिन काम क्या कर रही है फ्लोटिंग रिब्स? देखो, हाँ, किडनी को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? किडनी को प्रोटेक्ट करने का इनका काम है। ये किडनी को प्रोटेक्ट कर रही है। किसको प्रोटेक्ट कर रही है बच्चे? इनका काम है, किडनी को प्रोटेक्शन के लिए है ये फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर? और इन्हें वर्टिब्रो रिब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रो रिब्स भी कहा जाता है। रिब्स की अगर हम बात करें, रिब्स के किसी भी रिब्स के कितने हिस्से हैं? रिब्स के कितने पार्ट हैं बच्चे? 3 पार्ट है। एक उसका हेड, एक उसकी नेक, और एक उसकी मेन बॉडी या शेफ्ट जिसे हम कहते हैं। हाँ जी। जो, और वैसे भी ये अगला हिस्सा जो है इसका रिब्स का, किसका बना है? कार्टिलेज का। किसका बना है? कार्टिलेज का बना है। अगला हिस्सा कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज का बना वही स्टर्नम से जुड़ता है। कार्टिलेज का बना होने से क्या फायदा है? आपने देखा था जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तो आपकी थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता और घटता है, तो ये मूवमेंट इसे इस कार्टिलेज की वजह से ही मिलता है। जो मसल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, कौन से मसल जुड़े हुए हैं? इंटरकोस्टल एंड एंड कौन कौन से? इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और वो मूवमेंट वही करते हैं इनका, है ना। उनकी हेल्प से ये केज जो है बढ़ता और घटता है, थोरेकिक कैविटी का वॉल्यूम कम और ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है, ये मूवमेंट इसी कार्टिलेज के कारण है। अब इसके बाद आते हैं हम, रिब्स हो गया। रिब्स के बाद क्या हो गया? हमारा एक्सियल स्केलेटन पूरा हो गया। इसके बाद क्या आता है बच्चे?
एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। कौन कौन से? एक तो लिम्स है और दूसरे गर्डल्स है। लिम्स कौन कौन से हैं आपके? फोरलिम एंड हैंडलिम। फोरलिम एंड हैंडलिम। लिम में कुल टोटल कितनी बोन है दोनों में? 120। कितनी है? टोटल 120 है। फोर लिम में कितनी है? 60। फोर लिम में कितनी है? हैंडलिम में कितनी है? 60। हैंडलिम में कितनी है बच्चे? 60। 60 फोर लिम में है, 60 हैंडलिम में। और अगर ईच फोर लिम की बात करें तो 30। ईच में कितनी है? 30। तो दो है, तो दोनों में कैसी हो गई? कितनी हो गई? 60। अच्छा, फोर लिम की अगर हम बोन करें तो कौन कौन सी बोन है बच्चे? नंबर एक, अपर आर्म की बोन कौन सी है? क्या नाम है इसका? ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। कैसी बोन है? कितनी है ये नंबर में? एक है। ह्यूमरस नंबर में कितनी है? एक है। एक हैंड में एक है और दो हाथ में दो है। एक हाथ में एक है, दोनों हाथ में दो। अब हम ईच हाथ का हिसाब लेके चलते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे लिख दे तो फोर लिम नंबर में टू है, तो जो भी हम करेंगे गुना टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा। तो ह्यूमरस बोन है ना? ह्यूमरस बोन का हेड कहाँ फिट रहता है? पेक्टोरल गर्डल के साथ। पेक्टोरल गर्डल के साथ कहाँ? पेक्टोरल गर्डल में, ग्लिनॉइड कैविटी में। पेक्टोरल गर्डल की ग्लिनॉइड कैविटी में फिट रहता है ना? हमारी जो ह्यूमरस है उसमें एक उभार होता है जिसपे मसल्स जुड़ी रहती हैं। उस उभार का नाम क्या है? देखो, हड्डियों में कोई उभार होएगा तो जनरली उसमें प्रोसिस शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोई गड्ढा होता है तो फोसा, क्या है? और कोई ऐसा छिद्र होता है जो आर पार जाए उसे फोरामेन। ऐसा छिद्र जो आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? फोरामेन कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डेल्टाइड प्रोसेस। क्या होता है बच्चों? डेल्टाइड प्रोसेस होता है हमारे किसमें? हैं? कहाँ? हार में। ठीक है। ह्यूमरस एक है। ह्यूमरस हमारी फोर आर्म की बोन है। उसके बाद नीचे कौन है बच्चों? रेडियस अल्ना। क्या है? कितनी बोन है ये टोटल नीचे? दो। एक रेडियस और एक अल्ना। तुम्हारे हाथ में दो बोन है, इनमें एक रेडियस है और एक क्या है? अल्ना कौन सी साइड वाली है? छोटी फिंगर वाली। अल्ना। अल्ना पूछा मैंने। अल्ना कौन सी है? जो हमारी छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर जिसे हम बोलते हैं, इस वाली साइड। और रेडिया किधर है? थंब वाली साइड। किधर है? थंब वाली साइड। हमारी जो अल्ना है, क्या है? अल्ना है। इसके ऊपर भी एक उभार होता है, क्या नाम है उसका? पता है किसी को? किसी को पता है? अल्ना के ऊपर एक उभार होता है। नहीं पता? अच्छा, ग्लिनोइड कैविटी के उभार पता है? सॉरी, इसके पेक्टोरल गड्डी के, कंधे वाली के। स्कैपुला और क्लेविकल दो बोन है ना? और जो स्कैपुला है उस पे उभार हैं जो पीछे, उसका क्या नाम बताया था हमने? आया था शायद, ग्लिनोइड कैविटी। हाँ, पॉलीक्रोनल प्रोसेस प्रोसेस के बारे में नहीं हमने बताया था? चलिए, नहीं बताया तो फिर रहने देते हैं, छोड़िए। कैविटी के बारे में बता दिया था मैंने, ग्लिनोइड कैविटी के बारे में। ठीक है। ह्यूमरस के बाद हमने बताया रेडियो, रेडियो अल्ना। अल्ना
बड़ी रहती है, रेडियस थोड़ी छोटी रहती है। लेकिन ये बिल्कुल पैर की उल्टी है, पैर में टीबियो एंड फिबुला। अंगूठे की साइड वाली कौन सी है? देखो, जो नाम है ना, जो पहले आया वो अंगूठे की साइड है। पेयर में नाम याद रखो, और जो पहले नाम आया है वो किसकी साइड है? अंगूठे की साइड। जैसे रेडियो अल्लाह में कौन पहले आया है? रेडियस, तो किसकी साइड है? अंगूठे की। दूसरी इस वाली साइड है। ऐसे ही टीबियो फिबुला, तो अंगूठे की साइड कौन हो गई? टीबियो फिबुला। हाँ, यहां पर क्या है, थोड़ा सा अंतर ये है कि हाथ में तो अल्ना बड़ी है और पैर में टीबिया बड़ी है। ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखिए, टीबियो फिबुला। चलो, इसके बाद ये आर्म हो गई, अपर आर्म, लोअर आर्म। इसके बाद क्या आती है? रिस्ट। क्या आती है? रिस्ट। रिस्ट के अंदर बोन्स हैं। रिस्ट के अंदर क्या है बच्चे? बोन्स है। इन बोन्स का नाम क्या है? कार्पल्स। इन बोन का नाम क्या है बच्चों? कार्पल्स। कितनी है कार्पल्स? कार्पल्स कितनी है? 8 है ये। कार्पल्स कितनी है ये बच्चों? 8 है। जो क्या बनाती है? रिस्ट बनाती है। क्या बनाती है? रिस्ट बनाती है। क्या बनाती है बच्चों ये? रिस्ट बना रही है ना? रिस्ट बना रही है। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? पाम, तेली। इसके बाद क्या शुरू होती है? पाम। पाम, ये वाला हिस्सा पाम है। इसमें कितनी बोन है? 5। इन्हें क्या कहते हैं? मेटाकार्पस। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मेटाकार्पस। मेटाकार्पल। और ये नंबर में कितनी है? 5 है। मेटाकार्पस नंबर में 5 है। इसके बाद क्या शुरू हो जाती है? उंगलियां शुरू, फिंगर शुरू हो जाती हैं। फिंगर एक ही उंगली नहीं है, छोटी छोटी बोन्स हैं। इन छोटी छोटी बोन्स को क्या नाम से जानते हैं? फेलेंजिस। क्या कहते हैं? फेलेंजिस। और ये नंबर में कितनी है? फेलेंजिस नंबर में कितनी है बच्चों? 14 है। तो एक हैंड में टोटल कितनी हो गई बोन? 30। कितनी हो गई? 30। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इजकल टू 60। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इजकल टू 60। इज दैट क्लियर? अब आता है हैंडलिम। हैंडलिम में सबसे अपर बोन कौन सी है? फीमर है। कौन सी है बच्चों? फीमर है। क्या खास बात है इसकी? ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन है। स्ट्रोंगेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है ना? इस, कुछ किताबों में स्ट्रोंगेस्ट लिखा है पर स्ट्रोंगेस्ट नहीं है ये। स्ट्रोंगेस्ट मैंने बता दी कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन है। इसे थाई बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थाई बोन भी कहते हैं। नंबर 2, टीबियो फिबुला। टीबियो फिबुला क्या है बच्चों? टीबियो फिबुला। टीबियो फिबुला कितनी बोन है ये? 2 बोन है। एक टीबिया है और दूसरी कौन है? फिबुला है। एक टीबिया है और दूसरी कौन है? फिबुला है। ठीक है? टीबियो फिबुला। टीबियो फिबुला के बाद फिर क्या शुरू हो जाता है आपके? एंकल्स, टखने। तो क्या बोन है उन्हें? टॉर्सस। क्या कहते हैं बच्चों? टॉर्सस। टॉर्सस कितने हैं ये? 7। ये ध्यान रखना है नंबर, ये कंफ्यूज नहीं करना। कार्पल्स तो 8 है, लेकिन टॉर्सस कितने हैं? 7 है। ठीक है? सखने की हड्डियां बनाती है, मजबूती प्रदान करती है, बेस देती है। क्या करती है? बेस देती है। और इसके बाद कौन शुरू हो जाता है? क्या शुरू हो जाता है? पाम, सॉरी, टो। क्या शुरू होता है? टो। क्या शुरू हो जाता है? टो। टो में कौन है? मेटाटोर्सस। कौन है? मेटाटोर्सस। मेटाटोर्सस कितनी है बच्चे? हाँ, 5 है। मेटाटोर्सस कितनी है? 5 है। और फिर पैर की उंगलियां शुरू हो जाती है, फिंगर शुरू हो जाती है। फिंगर्स के निर्माण में कौन भाग ले रहा है? फेलेंजिस। कौन भाग ले रहा है? फेलेंजिस। नंबर में कितनी है ये? है? हमारे टाइम में सब हमें 9th में याद करना होता था। स्केलेटल सिस्टम किसमें था? 9th में। हाँ, लेकिन बस ये है कि वो फ्रो था।
इसका था। तो कुछ ही बोन इधर उधर होती है। लगभग फ्रॉग का इसलिए किया जाता था कि फ्रॉग आदमी से मिलता जुलता है काफी को, काफी कुछ बोन उसकी मिलती जुलती है, तो इसलिए किया जाता था। तो आपको अब ये सब याद होना चाहिए। गिरडल्स कितनी आंख में? दो। कौन कौन सी? एक कंधे की हड्डी और एक कूल्हे की हड्डी, यानी पेक्टोरल गिर्डल एंड pelvic girdle, pectoral girdle and pelvic girdle है। अच्छा हाँ, इसमें 29 बैठी है ये। एक बोन रहेगी, सिस्मॉइड बोन है वो, वास्तव में कैसी बोन है? सिस्मॉइड बोन है, जिसे क्या कहते हैं? पैटेला। कहाँ होती है? नी कैप बनाती है। क्या बनाती है? नी कैप बनाती है। नी कैप बनाने से जो हमारा टेंडन है उसे प्रोटेक्ट करती है ये, है ना, पेटेला। तो इसलिए पेटेला मिला के कितनी हो गई है? 30। पेटेला मिला के कितनी हो गई है? 30। गिर्डल्स में पेक्टोरल गिर्डल कितने हाफ से मिलके बनी है? 2 हाफ से मिलके बना है। हमारा कंधा कितने हाफ से मिलके बना है? 2 हाफ से मिलकर बना है। और ईच हाफ में कितनी बोन है? 2। ईच हाफ में कितनी बोन है? 2। कौन कौन सी? एक तो स्कैपुला, जो पीछे की तरफ तिकोना सा दिखाई देता है, और एक ये क्लेविकल। ये 2 बोन है ना, स्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला कौन सी बोन है? ट्रायंगुलर है। और क्लेविकल एस शेप है। क्लेविकल कैसी है? एस शेप है, राउंड है। एस शेप है, राउंड है। और जो स्कैपुला का ओलिकरोनल प्रोसेस है वहां जुड़ी है वो, ठीक है ना, ओलिकरोनल प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है स्कैपुला के। क्लियर? 2 हैं, 2 लेफ्ट, 2 राइट, तो टोटल कितनी हो गई है? 4। टोटल कितनी हो गई बच्चों ये? 4। पेल्विक कितनी है? एक एक है। हिप बोन, इन्हें हिप बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिप बोन, या कॉक्सल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉक्सल बोन भी कहते हैं ये। कोकिक्स से कंफ्यूज नहीं होना, वो कोकिक्स है, ये कॉक्सल है, ठीक है ना। ये कितनी होती है? 2। एक लेफ्ट एक राइट। लेकिन ईच कोक्सा कितनी बोन से मिलके बना है? 3। कौन कौन सी? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम इनमें सबसे बड़ी। इलियम इनमें क्या है? सबसे बड़ी है। ये अपर पार्ट रिंग शेप की जो फैली हुई है वो इलियम है। वो क्या है? इलियम। और नीचे, नीचे की तरफ वी शेप क्या है? इस्चियम है। कुछ इस टाइप की होती है ये, है ना। तो ये इस्चियम कैसी है? वी शेप है। आपने देखा होगा कि जब आप बच्चों को गोद में उठाते हैं तो कुछ उसकी हड्डियां चुभती हैं आपको, चुभती है ना। अगर बच्चा हेल्दी ना हो तो उसे गोद में उठा के अगर इस साइड में रखे, ऐसे रखे, गोद उठाने का मतलब ये लैपिंग इस तरह से, वो वाला नहीं, ये वाली गोद होती है ना। तो उसकी कुछ हड्डियां क्या होती है? चुभती हैं। या आप भी अगर सीट पे हार्ड सरफेस पे बैठे तो आपको थोड़ी देर बाद लगने लगता है कुछ हड्डियां आपकी चुभने शुरू हो गई। आप कौन सी होती हैं वो इस्चियम होती हैं। कौन सी होती हैं? क्योंकि हमने बताया ये प्यूबिक, ये वी शेप है, ये नीचे की कैसी है? वी शेप बोन है ये, है ना, यही चुभती है। क्लियर हुआ? ये जो प्यूबिस है ये आगे की तरफ आ जाती है, घूम के क्या होती है? आगे वेंट्रली, और वेंट्रली क्या बना लेती है? ये प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये जो मूवमेंट है, कार्टिलेज का जो मूवमेंट है, ये भी क्या है? स्लाइटली मूव करता है। और बेसिकली लेडीज में जब औरतें, महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं उस समय ये एरिया जो है फैलता है, और फैलने पर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो भी क्या होता है? थोड़ा सा फैल जाता है, प्रसार होता है उसका, तो वो जगह देता है। यहीं पर एक चीज और देखिए, यहां पर पीछे की तरफ सैक्रम, क्या है? सैक्रम, कोकिक्स, और ये कौन सी? कॉक्सल बोन। ये मिलके एक चिलमची नुमा संरचना बना लेती है, जिसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्ट रहता है? इसके अंदर रहेगा आपका रेक्टम,
क्या रहेगा? रेक्टम। इसके अंदर प्रोटेक्ट रहेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर। और लेडीज के केस में यूट्रस। लेडीज के केस में यूट्रस भी यहां पे प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कौन सी बॉन्ड हुई हमारी? कितनी हो गई? पूरी हो गई। सब बच्चों को याद आ गई होंगी ये, सब बच्चों को पता चल गया होगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसे ना पता चला हो? क्यों भाई, पता लग गया? कितनी हड्डियां हैं तेरे अंदर? 206। कान की हड्डी पता है किसी को कौन सी है आपकी? कान में भी हड्डियां होती हैं। कौन सी होती है? स्टेपीज ही होती है बस। और कौन? मैलस, इनकस और स्टेपीज होती है। मैलस, इनकस और स्टेपीज कहाँ होती हैं? कान में होती है, इंटरनल ईयर में होती है। कहाँ होती है? इंटरनल ईयर यहाँ है, वहां होती है ना। वर्टिब्रल कॉलम की लास्ट बोन कौन सी होती है? ओक्लिक्स, है ना? बिल्कुल ठीक है। और पहली कौन सी होती है? एटलस। तो कहां से शुरू और कहां पे एंड है? हाँ, ठीक है। और बीच में कितनी है? देखो कहीं कहीं पर ये है, कहीं कहीं पर इसमें ये है कि आप एक सेंटेंस ध्यान रखना है, कभी कभी इसे ऐसे लिखा रहता है। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 33 वर्टिब्रा और 26 बोन हो। कहीं कहीं पे ये सेंटेंस लिखा रह सकता है, तो ये ट्रू है एक तरह से। एक तरह से ट्रू है ये। क्यों? वर्टिब्रा तो 33 थी, लेकिन वो बन के बोन जब बनी वो, तो कुछ तो वैसी ही रही और कुछ सिंगल बन गई, है ना? तो स्टेटमेंट ये ट्रू है। कभी इसे सोचो कि ये तो गलत है स्टेटमेंट। चलिए, एक चीज और, हाँ, पेक्टोरल जो पेल्विक जो गर्दन है उसमें भी एक गुहा होती है, उसका नाम क्या है? इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिटाबुलम जो है उसके निर्माण में कौन कौन सी बोन ले रही हैं? इलियम और इशियम है, प्यूबिस और इशियम है, प्यूबिस और इलियम है। कौन कौन सी बोन? ये तीनों है, हैं? तीनों है। ये तीनों जुड़ती है वहीं पर है, एसिटाबुलम में ही जुड़ती है तीनों बोन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ध्यान में रखिए, तीनों बोन है। ठीक है, एसिटेबुलम के निर्माण में इलियम, इशियम एंड प्यूबिस तीनों भाग लेती हैं, तीनों से बना। इज दैट क्लियर? ध्यान में रखने वाले पॉइंट है ये, इन पे सवाल आते हैं। हैं? पूछो। कौन सी? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कैसे हो गई? मैंडेबल को। फीमर। किसने कहा? वो तो बहुत शक्ति बोन है, हल्की सी बोन के बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। कौन सी? इस बात से ध्यान रख लो, स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे है। देखो कोई भी बोन होगी उसका जो कंपोजिशन है, जो उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है, जो मिनरल्स यूज हुए हैं, वो कॉम्पैक्टली अरेंज है उसमें। ठीक है, सबसे देर में जाके डिके होती है कौन सी बोन? जबड़े बस, जबड़े ही मिलेंगे, नीचे की बोन मिलेगी। अगर कहीं सदियों पुराना जीवाश्म भी आप निकालोगे तो नीचे की बोन मिल के आएगी। नंबर एक। नंबर दो, बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग का गेम देखा है ना? देखा है तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो अटैच होता है बहुत टूटती नहीं इतनी आसानी से, है ना? ये तो उतना ही प्रेशर इस पे डालोगे टूट जाएगी क्योंकि लंबी है।
क्या है, लंबे, लेकिन ये नहीं टूटेगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का मतलब है ये कॉम्पोजिशन इसका अच्छा है। तो किसी को स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे मेजर किया जाता है, एक निश्चित प्रेशर उसके ऊपर डाला जाता है, क्या डाला जाता है, उतने प्रेशर में वो टूट गई, तो उसी से ग्रेडिंग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसे देना पड़ता है तोड़ने के लिए, मैंडेबल का, इसे दिया जाता है सीमेंट। इसलिए कैसी बोन है, स्ट्रॉन्ग। ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, स्टेटमेंट। ठीक है, और कोई भी बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे होती है, जो उसका कैल्शियम फॉस्फेट, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ साल्स है, वो कंपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग। बेहोश हो जाता है, बेहोश होने का प्रोसेस तो इससे नहीं है। बेहोश होने का टूटने से क्या मतलब, बेहोश तो बंदा जो है, कोई उसके सामने किसी को तो सांप देख ले तो बेहोश हो जाता है, किसी का कत्ल हो जाए तो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने का कॉन्सेप्ट इससे तो नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड से। वो तो इनकॉन्शियस हो गया बंदा, नस पे लग गया, नस से सप्लाई रुक गई, इनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है ना। हाँ, इस बच्ची ने ये पूछा है कि जी स्केलेटन देख के पता लग जाता है कि ये मेल का या फीमेल का, बिल्कुल पता लग जाता है। फीमर जो बोन है आपकी, क्या है, फीमर जो बोन है, वो बोन मेल में लंबी है, फीमेल में छोटी होती है। नंबर 2, ये जो पैटेला का एंगल है आपको, क्या है ये, एंगल जो है ये फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में क्या होता है, छोटा होता है। तीसरी आपकी कौन सी बोन, पेल्विक गर्डल, कौन सी है, पेल्विक गर्डल, लेडीज में ज्यादा फैली विकसित होती है, जेंट्स में थोड़ी कम होती है। हाँ, ये सवाल बढ़िया है। अगर बच्चे का लिया जाए तो बच्चे में कैसे पता लगेगा मेल और फीमेल, इसका जवाब मैं कल दूंगा। ये मेरे था, मुझे जवाब इसका याद, लेकिन मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन मैं, हाँ, ये एक्चुअली एडल्ट में पता लगता है, बेबी में मैं इसका जरूर आपको बताऊंगा जवाब। ठीक है, ये मुझे पहले एक बार मैंने खोजा था ये जवाब, था मुझे, फिर बीच में बच्चों ने पूछा ही नहीं, तो मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया। ठीक है, इसमें भी है कुछ बोन जो बता देती हैं कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी। इज दैट क्लियर। चलिए यहां तक हम हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक सब बच्चों को आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब बोन है, बोन क्या सारी की सारी एक जैसी, अगर ये सारा स्केलेटन एक ही होता, ये बीच में क्या ना होते, ज्वाइंट्स ना होते, तो क्या आप मूवमेंट कर पाते हैं, क्या प्रॉपर मूवमेंट कर पाते, आप ऐसे चल रहे जैसे डमी को उठा के रखते हैं ना, वो डमियां होती है बाजार में, है ना, ऐसी है तो ऐसी और वैसी है तो वैसी। तो यानी ज्वाइंट एक मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, आपके मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहे हैं, ज्वाइंट्स। अब ज्वाइंट्स से जैसे पता लग रहा है, ज्वाइंट्स का मतलब सीधा हो गया जहां पर दो बोन आकर आपस में मिले, जहां पर दो बोन आपस में आके क्या करें, मिले, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट्स। इसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट, जहां पर दो बोन आर्टिकुलेट करती हैं, आपस में जुड़ती हैं। अब दो तरह का क्राइटेरिया है ज्वाइंट्स को क्लासिफाई करने, एक उसके मूवमेंट के आधार पे, एक उसकी कंपोजिशन के आधार पर। एक तो वो है कि भाई इसमें मूवमेंट कितना है, एक है कि ये ज्वाइंट बना किस चीज का हुआ है। तो हम दोनों आधार लेके चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि भैया किस आधार का क्या खेल है। अगर हम कंपोजिशन के आधार पर देखें, किस आधार पर देखें, स्ट्रक्चर के आधार पर देखें, तो तीन प्रकार के ज्वाइंट हैं बच्चों। नंबर एक है फाइब्रस ज्वाइंट। कैसा ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट है। फाइब्रस ज्वाइंट का मतलब है ये फाइबर्स का बना है, फाइबर्स हैं उनका बना है, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट। अभी देखेंगे कौन सी श्रेणी में कौन सा। दूसरे क्या है, जो कार्टिलेज है उन ज्वाइंट्स पर, क्या है, कार्टिलेज है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं,
नंबर 2 है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। क्या है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। यहां पर क्या होता है, जहां दो बोन आपस में होती है, क्या होती है? दो बोन जहां आपस में होती है, वहां पर उनके सिरों पर कौन जुड़ जाता है? कार्टिलेज आते, कार्टिलेज उन्हें जोड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। और तीसरे प्रकार के हैं साइनोवियल। साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट में वास्तव में साइनोवियल कैप्सूल होता है। क्या होता है? साइनोवियल कैप्सूल होता है, जो इन ज्वाइंट्स को बनाने में हेल्प करता है। साइनोवियल ज्वाइंट्स को जरा थोड़ा सा और स्टडी में हम समझते हैं। यहां पर क्या होता है साइनोवियल ज्वाइंट्स में बच्चों, कि इसमें पार्ट लेने वाली जो बोन्स होती है ना, क्योंकि दो बोन तो होंगी कम से कम, उनके सिरों पर एक कैप होती है इलास्टिक कार्टिलेज की। क्या होती है? लेकिन ये कार्टिलेज केवल सिरों पर है, ज्वाइंट्स में नहीं है। इसलिए कार्टिलेज में ज्वाइंट की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके बीच में गैप है। इनके बीच में क्या है? गैप है, कैविटी। और इनके चारों तरफ लिगामेंट्स का एक क्या बन जाता है? कैप्सूल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनोवियल या ज्वाइंट कैप्सूल। ठीक है। और इनके बीच में और सबसे अंदर की तरफ यहां पर लेयरिंग होती है। क्या होती है? लेयरिंग है यहां पर, जिसे क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या है बच्चे? साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक लिक्विड सिक्रीट करती है। क्या करती है? जो इनके बीच में जो ये साइनोवियल कैविटी है, इस साइनोवियल कैविटी में ये लिक्विड भर जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं बच्चे? साइनोवियल फ्लूइड। ये ग्रीसिंग का काम करता है। किसका काम करता है? ग्रीसिंग का काम करता है, और दो हड्डियों को बिना टकराए, बिना घर्षित हुए, बिना वियरिंग एंड टियर हुए मूवमेंट कराता है। इस प्रकार जिसमें साइनोवियल कैप्सूल पर पाया जाता है, इस तरह का ज्वाइंट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट। ये तो हुआ इनका स्ट्रक्चर के आधार पर। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है इनका, किसके आधार पे? इनकी मूवेबिलिटी के आधार। क्या है? मूवेबिलिटी के आधार पर। एक, दो, तीन। एक है इमूवेबल। कैसे हैं? इमूवेबल, जो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है मूवमेंट करने, है ना। नंबर 2 है स्लाइटली मूवेबल। क्या है? स्लाइटली मूवेबल। जो स्लाइटली मूवेबल है, इन्हें एम्फी आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फी आर्थो, जो स्लाइटली मूवेबल। और एक होते फ्रीली मूवेबल। तीसरे कौन से हैं? फ्रीली मूवेबल। इन्हें क्या कहते हैं हम? डाई आर्थ्रोसिस। डाई आर्थ्रोसिस। और इन्हें कहते हैं सिन आर्थ्रोसिस। ठीक है। ऐसा ज्वाइंट, ऐसा ज्वाइंट जो फाइब्रस है। क्या है? ऐसा ज्वाइंट जो फाइब्रस है, यानी इसके बीच में क्या है? फाइबर है, कनेक्टिव टिश्यू के। और नंबर 2 इमूवेबल है। ऐसा ज्वाइंट आपकी बॉडी में कहां पाया जाता है? नंबर 1 स्कल में, और नंबर 2 गोम्फोसिस। स्कल के जो सूटर हैं एंड गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होते हैं? आपके टीथ का जो टीथ बोन के साथ ज्वाइंट है ना, वो भी इमूवेबल ज्वाइंट है। टीथ का
हाँ, टीथ बोन के साथ जो ज्वाइंट है गोम्फोसिस, वो भी क्या है, इमूवेबल ज्वाइंट। ठीक है बच्चे। कार्टिलेजनस, कार्टिलेजनस है और स्लाइटली क्या है, मूवेबल है। कार्टिलेजनस है और स्लाइटली क्या है, मूवेबल है। ऐसा ज्वाइंट कौन कौन सा है, ये बीच में कार्टिलेज हो और स्लाइटली मूवेबल हो। हाँ, वर्टिबल कॉलम के बीच में, और क्यूबिस सिम्फाइसिस, क्यूबिस सिम्फाइसिस, और और रिब्स का स्टर्नम के साथ, रिब्स का स्टर्नम के साथ, वो भी तो कार्टिलेज में ज्वाइंट है कि नहीं है। तो मैंने तीन बताए कार्टिलेज में, और मूवेबल कौन कौन से हैं बच्चों। नंबर एक, वर्टिबल कॉलम की डिस्क है। नंबर दो, क्यूबिस सिम्फाइसिस। नंबर तीन है रिब्स एंड स्टर्नम के बीच में। ठीक है बच्चों। ज्वाइंट बहुत सारे हैं, लेकिन वही कराए जा रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी को बताए जा रहे हैं श्रेणी में। श्रेणी ये भी भरेंगी, लेकिन यहां नहीं भरेंगे, यहाँ केवल वो जिसके साथ जो ज्वाइंट का कॉम्बिनेशन। तीसरे वो है जिसमें क्या है, साइनोवियल कैप्सूल है और वो फ्रीली मूवेबल है। फ्रीली क्या है, मूवेबल। तो नहीं फिर बताओ क्या। ठीक है, आगे बात। वो मुझसे plan करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, ठीक है। क्या बोले हम, हाँ, साइनोवियल ज्वाइंट, हाँ, जो ऐसे कई ज्वाइंट है जो फ्रीली मूवेबल है। ऐसे कितने हैं, 6 ज्वाइंट निकल के आएंगे। ये टाइप भी है इनके साइनोवियल ज्वाइंट्स के। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। इनकी मूवमेंट की डिग्री कितनी है, मूवमेंट की क्या है, डिग्री कितनी है, इस आधार पर इन ज्वाइंट्स को नाम दिया गया है। कितनी डिग्री में मूवमेंट करते हैं, है ना। सबसे पहले आता है पॉवेट ज्वाइंट। कहाँ है ये ज्वाइंट, बता दिया था मैंने, एटलस एंड एक्सिस में। आप 360 पे नहीं घुमा सकते अपनी गर्दन। हाँ, ये चलता है आपका बस यस या नो। ये तो बल्कि ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये इसके द्वारा तो देखो, ये वाला ये डिनाई चलता है इससे। तो ये तो जो बीच में थोड़ा सा गैप है ना, उस वजह से आप आगे पीछे कर लेते हैं गर्दन को, यस वाली ना। हाँ, ये है असली ज्वाइंट, तो ये जो नो कहते हैं, क्लियर। पिवट ज्वाइंट है, एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड इसमें कौन सी हड्डी जो है एक्सिस बना रही है, एक्सिस, और कौन सी मूव कर रही है, एक्स, और उसके साथ कौन घूम रही है, खोपड़ी। कौन घूम रही है, खोपड़ी से कैसे जुड़ी है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल, और ऑक्सीपिटल कोंडाइल की साइट है जहां से वो चिपकेंगे। दो साइट है उसमें भी, है ना। कितनी महत्वपूर्ण एटलस हड्डी है आप, हाँ? चलिए, परवेट ज्वाइंट। इसके बाद आता है हिंज ज्वाइंट। क्या आता है, हिंज ज्वाइंट।
हिंज ज्वाइंट कैसे है भैया? ये हिंज ज्वाइंट्स में क्या होता है, एक बोन दूसरी बोन पे केवल एडेक्स एबेक्स, एडेक्स एबेक्स केवल ऐसे मूव कर सकती है, नहीं जाएगी, रोक लग जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोसेस है ना, यहां पर प्रोसेस है मौजूद हड्डी में, तो वो पीछे नहीं लेके जाएगा, मुड़ जाएगा। हाँ है ना, ये वाला। तो इसे हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ है आपके? ये देखो, इन्हें घुमाओ फिंगर्स में, है ना, है ना, इसे छोड़ के ये सबसे ज्यादा मूव करेगा, ये सबसे ज्यादा मूव करेगा, इसका आएगा, ये आएगा भी सैडल ज्वाइंट्स में, ये किस में आएगा? सैडल ज्वाइंट्स में आएगा। सैडल जानते क्या होता है? क्या होता है सैडल, बताओ? सैडल का मतलब होता है, घोड़ा होता है ना, घोड़ा, घोड़े के ऊपर एक काठी होती है जिसपे आप बैठते हैं, इस तरह से जब आप घोड़ा चलता है तो आप इस तरह से, आपको जर्क ना लगे तो आप यू मूवमेंट में रहते हैं, सैडल करते हैं। तो ऐसे ही ये है सैडल, यहाँ पे ये सैडल ज्वाइंट है जो आपके थंब का है ना। तो हिंज ज्वाइंट आ गया आपके, पता लग गया कहाँ कहाँ है हिंज ज्वाइंट आपको? एल्बो में है, नी में है, फैलेंजेस में। सैडल, ठीक हो गया, सैडल ज्वाइंट आ गया। फिर इसके बाद कौन है? पाइवोट हो गया, हिंज ज्वाइंट हो गया, सैडल हो गया, अब आता है ग्लाइडिंग। क्या आता है? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट वास्तव में क्या होता है, आपकी जो रिस्ट है ना, ये रिस्ट है, इनकी बोन्स के बीच में रहता है, फिसलती है एक हड्डी दूसरी हड्डी पे, क्या होती है? फिसलती है। क्या करती है? फिसलती है, मूवमेंट। तो इट इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। कैसा है? ग्लाइड। एक है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सभी ज्वाइंट में जो ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है वो कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब क्या है, देखो, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कई तरह के इसमें मूवमेंट है। ये है घुमाना, है ना, ऐसा घुमाना। स्पिन भी है। क्या है? स्पिन भी होता है। क्या करता है? स्पिन भी होता है। ये ज्वाइंट क्या होता है? स्पिन भी होता है। और दूर एंड पास, एबैक्स एंड एडेक्स दोनों, ठीक है। इस ज्वाइंट की कई खास बात होती है, कई तरह से मूव होता है। क्लियर? कौन सा रह गया? सब हो गए? सैडल हो गया। आपके कोर्स के तो सारे हो गए ना, एनसीईआरटी वाले तो सब हो गए हैं, सारे ज्वाइंट्स हो गए। अच्छा, ये जो ज्वाइंट्स होते हैं बच्चों, इनके साथ लिगामेंट जुड़े रहते हैं। ज्वाइंट्स के साथ क्या जुड़े रहते हैं? जो इन्हें मूवमेंट की फ्रीडम देते हैं। और अगर जरूरत से ज्यादा स्क्रैच पड़ जाए तो दो कंडीशन हो सकती है। नंबर एक, पहली कंडीशन क्या है? लिगामेंट में खिंचाव आ जाएगा, उसे स्प्रेन कहते हैं, मोच आना। क्या कहते हैं? और अगर लिगामेंट टूट जाए तो उसे डिलोकेशन कहते हैं, हड्डी अपनी जगह से हट गई, हड्डी अपनी जगह से हट गई। और बस फिर तो तीसरा हड्डी टूटना ही है, तीसरा तो हड्डी टूटना ही है ना, स्ट्रेन है, डिसलोकेशन है। क्लियर हो गया? तो लिगामेंट्स आपको हेल्प करते हैं मूवमेंट को बनाए रख। इज दैट क्लियर?
चलिए भाई, ये हुए आपके ज्वाइंट्स। अब क्या रह गया? डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स भी होते हैं भाई आपको हड्डियों के, क्योंकि इसमें आपके मसल्स भी हैं और बोन्स भी हैं, तो इसका मतलब दोनों के डिसऑर्डर्स होने चाहिए इसमें। कुछ डिसऑर्डर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, डिसऑर्डर्स जो है आपको बेसिकली 4 प्रकार से हो सकते हैं, तो समझो, सही सुन ले। 4 टाइप से डिसऑर्डर हो सकते हैं। नंबर 1, वो जेनेटिकली, वो जेनेटिकली हो सकते हैं। ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं, जेनेटिकली कुछ गड़बड़ हो तो भैया ऑटो इम्यून हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंज की वजह से हो सकते हैं, और एज की वजह से हो सकते हैं, एजिंग की वजह से हो सकते हैं। किस किस की वजह से बताया मैंने? एक जेनेटिकली, एक मेटाबॉलिकली, तीसरे ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून, और चौथे एजिंग फैक्टर। इस तरह से कर करके हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स हमारे मसल्स में, कुछ डिसऑर्डर्स हमारी बोन्स में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जेनेटिकली डिसऑर्डर देखते हैं सबसे पहले, जो सबसे बड़े होते हैं भाई, सबसे बड़े जेनेटिकली हैं। जेनेटिकली क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्या होती है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये जेनेटिकली है। जीन्स में गड़बड़ होने के कारण ग्रेजुअली मसल्स जो हैं डीजनरेट होने लगते हैं। मसल्स क्या होने लगते हैं? डीजनरेट होने लगते हैं, और वक्त के साथ साथ वो मसल्स वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। जब मसल्स वीक होंगे तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। हमारे एक परिचित के बच्चे को है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, है ना, जेनेटिकली। जैसे हम तो बहुत तेजी से काम करते हैं, सब आप लोग नॉर्मली काम करते हैं, लेकिन उस बच्चे में वो नहीं करता। उनमें मसल्स में डेवलपमेंट नहीं, वो डीजनरेट हो रहे हैं। डेवलप होने की बजाय क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे डीजनरेट हो रहे हैं। जिसका जन्म पे मिला उससे और डाउन जा रहा है। इसे क्या कहते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है। दूसरा, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से, एक तो 2 रोग हैं ये, एक मसल्स का है और एक बोन का। मसल्स का कौन सा है? मसल्स का कौन सा है? मसल्स प्रॉपर काम नहीं करती, मरने नहीं लगती, काम नहीं करती। मरने लगती है तो इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। हाँ, है माइसमैनिया ग्रेविस, है ना। इसमें होता ये है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, पढ़ा है आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? क्या क्या पार्ट लेता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में? न्यूरॉन होता है, और मसल्स की क्या होती है? सार्कोलेमा होती है। और सार्कोलेमा में क्या है बच्चों? सार्कोलेमा में क्या है बच्चों? जब कोई इंपल्स जो है जाने होती है, तो यहां पर क्या सिक्रीट होता है? एसिटिल कोलिन। क्या होता है? एसिटिल कोलिन। और जो एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर किस पे हैं? सार्कोलेमा पे हैं। सामान्यतः तो वो रिसेप्टर लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है? ऑटो इम्यून होने की वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं। क्या बनती हैं? और एंटीबॉडीज ये बन के यहां पर बैठ जाती हैं।
अब एसिटिक कोलिन को जगह नहीं मिलेगी, एसिटिक कोलिन सिक्रीट तो हो रहा है, लेकिन वहां पर कौन बैठी हुई है, एंटीबॉडीज। और इन एंटीबॉडीज की वजह से ये एसिटिक कोलिन यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा तो अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं होता तो कंट्रैक्शन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। धीरे धीरे मसल्स वीक होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। और वीक होके बंदा जो है धीरे 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 कमजोरी की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, ये ऑटो इम्यून है, ये कैसा है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून दूसरी कौन सी है, गठिया का नाम सुना आपने, हैं, क्या जानते हो गठिया के बारे में, कड़ जाते हैं और हैं, अर्थराइटिस होता है, एक तरह का क्या है, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का क्या मतलब है, इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स में, क्या हो जाता है, जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ये अर्थराइटिस कई तरह का होता है, एक तो एज की वजह से है, एजिंग, एक ऑटो इम्यून की वजह से है, और एक अर्थराइटिस किसकी वजह से है, मेटाबॉलिकली है, कैसा है, ठीक है। एजिंग की वजह से क्या है, तो ये जैसे जैसे एज बढ़ रही है साइनोवियल फ्लूइड बीच में से घटने लगता है, साइनोवियल फ्लूइड घटने लगता है तो वियर एंड टियर होने लगती है, क्या होने लगते हैं, वियर एंड टियर होने लगते हैं, ज्वाइंट्स की, ज्वाइंट्स प्रॉपर काम नहीं करते, बंदे को उठते बैठते दर्द होता है, तुम्हें पेन हो, तुम्हें क्या होता है, पेन होता है, अर्थराइटिस। जब मूवमेंट करोगे तो तब तो जब तभी होगा, है ना। और तीसरे लेडीज में एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, नहीं नहीं वो ऑस्टियोपोरोसिस, वो हाँ वो इसमें नहीं, वहां वहां इसमें नहीं है केल उसका, सॉरी, हाँ वो ऑस्टियोपोरोसिस में है, तो ये केम होता है, ठीक है। ये तो है एज। मेटाबॉलिकली क्या है, मेटाबॉलिक होता है रूमेटिक अर्थाइटिस जिसे होता है, क्या होता, नहीं सॉरी, यूरिक एसिड, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो गया, यूरिक एसिड बनता है, क्या बनता है, यूरिक एसिड ज्वाइंट्स में, यूरिक एसिड ज्वाइंट्स में आके इकट्ठा होने लगता है, यह है मेटाबॉलिकली। यूरिक एसिड के बनने से क्या हो जाता है, अर्थराइटिस आ जाता है, ज्वाइंट्स प्रॉपर काम नहीं करते, कि प्रॉपर क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, उनके जब डिकम्पोज होते हैं वो आपके फैट डिकम्पोज होते हैं तो यूरिक एसिड बनता है उनके बाय प्रोडक्ट के रूप में, वो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता प्रॉपर, तो क्या होता है ज्वाइंट्स में जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे वो पेन करता है, वहां पे क्या करता है, पेन करता है, लगातार पेन रह सकता है, अलग अलग पेन की अलग अलग, है ना, जब यूरिक एसिड तो परमानेंटली टिका हुआ है वहां पे, ठीक है। एक होता है ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून में क्या होता है, जिसे गठिया बाय कहते हैं, क्या कहते हैं, रोमेटिक अर्थाइटिस। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, गठिया बाय में यहां पर आपकी एंटीबॉडीज बनती, क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है, ये एंटीबॉडीज ज्वाइंट पे जाके गड़बड़ करती हैं, और जो मूवमेंट है आपका उसे क्या करती है, गड़बड़ करती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं गठिया बाय, उसे क्या कहते हैं, गठिया बाय सामान्य। एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी एजिंग है वास्तव में, तो ये कैसा है, ये एजिंग है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बोन का जो कंपोजिशन है वो कमजोर होने लगता है, yes, और हड्डियां जैसे जैसे वो कमजोर होता है हड्डियों के टूटने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। हमने देखो एक बहुत बढ़िया बात देखी, हालांकि हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन हम अब सोच रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा चेंज करा लें, आई एम आल्सो इन्वॉल्व इन इट। हम अपना घर बनवाते हैं, हमारे पहले
फर्श कैसे होते थे? मिट्टी के। एक घर्षण था बीच में। अब हमने घरों के फर्श फिर सीमेंटेड हुए, फिर मार्बल के हुए, फिर पत्थर के हुए, टाइलें हैं, बिल्कुल चिकनी, है ना? बाथरूम में भी यही खेल। एज हमारी बढ़ रही है, ऑस्टियोपोरोसिस की घटना बढ़ रही है, और हम बाथरूम में जरा से पानी में फिसल जाते हैं एजिंग की वजह से। फिर हमारी कूल्हे की हड्डी और टूट गई तो बेड पे लेट, टूट गई तो बेड पे लेट। हमारे जीनों पे मार्बल लगा हो, घरों में टाइल्स हैं चिकनी चिकनी, कहीं पे बच्चे ने सुसु ही कर दिया, चलो छोटे बच्चे ने, बड़ा बुजुर्ग जो है उसे प्यार से उठाने जा रहा है, क्या कर रहा है, उसका पैर स्लिप हो गया तो प्यार उसका निकल जाएगा सर। अब वो बच्चे को उठाने के बजाय उसे उठाना पड़ेगा जो उठाने जा रहा था, है? उसकी भाई घर में बुजुर्ग हो जाते हैं ऐसे, और आप देखें बहुत सी ऐसे बुजुर्ग घरों में मिल रहे हैं जो कि कूल्हों की हड्डी से टूटने से, फिर देखें पता लगेगा थोड़े दिनों बाद वो एक वो लेके चलते मिलते हैं, क्या हो गया भाई, कूल्हे की हड्डी टूट, कैसे हो गया, बाथरूम में पैर फिसल गया था। 90% का तो यही है, क्या है, बाथरूम में पैर, ऐसे बाथरूम क्यों, ऐसे बाथरूम क्यों है? हालांकि अब इन्हें कल है टाइल वालों को, जब इन्होंने केस देखे लोग बाग, बाकी भाई नहीं ये तो गड़बड़ है, अब उन्होंने, हाँ अब ऐसी टाइल्सें आ गई हैं बाथरूम वगैरह में भी जिनमें कुशन हो जो फिसलती है, ग्रूव होते हैं बीच, क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। तो भैया बुजुर्गों का ख्याल रखो, पैसा कमाओगे तो बाथरूम का ध्यान रखना अपने, है ना, फर्श का भी ध्यान रखना। इससे हम बच सकते हैं, इससे हम क्या हो सकते हैं, बचा जा सकता है। देखो बुढ़ापे की हड्डी टूट जाती है तो बहुत मुश्किल से जुड़ती है, क्योंकि उतनी तेज नहीं है फाइब्रोसिस, है ना, बड़ों की में महीने लगे, छोटों में तो 6-6 महीने लग जाते हैं। हमारे कई परिचितों की टूट चुकी है ना, कई परिचितों की टूट चुकी है, हम देख रहे हैं। देखो हमारी कल्चर ने, अगर हमने डेवलपमेंट किया है तो उसकी कुछ कीमत भी दी है, हर स्टेज पे दी, हर एक डेवलपमेंट की क्या दी है, कुछ कीमत भी। हमने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली तो हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, खाने की अनाज भी तो चाहिए ना। अनाज बढ़ेगा कैसे, जब हम उसमें आर्टिफिशियल में खाद डालेंगे, दवाइयां डाल के उन्हें बचाएंगे, तभी तो पैदा कर पाएंगे हम, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बीज के साथ छेड़छाड़ करेंगे हम, वो कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट ये है, लिफ्ट लग गई, अब तो लिफ्ट लगाने लगे लोग, जिन्ने का कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा लगाओ, लेकिन पहले तो बुजुर्ग आदमी थोड़े बहुत इस बहाने चल फिर भी लेते थे, ये और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा हो गई। तो हर एक चीज, हर एक डेवलपमेंट के पीछे एक वो एक जोक बहुत बढ़िया आता है, हाँ, जो क्या आता है, बढ़िया आता है। पहले एक बंदा साइकिल पे चलता था, किस पे चलता था, साइकिल पे चलता था, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। पैसे उसके पास आए तो उसने गाड़ी खरीद ली, क्या खरीद ली, गाड़ी खरीद ली। पहले बंदा पैदल चलता था, पहले बंदा क्या चलता था, साइकिल भी नहीं थी उसके पास, तो वो डेवलप किया, साइकिल पे आया, फिर और पैसा उसके पास आया तो उसने गाड़ी खरीद ली, एज बढ़ी, एज बढ़ते ही उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, डॉक्टर ने कहा भाई एक्सरसाइज करो तो साइकिल चलाओ, क्या चलाओ, अब वो भले ही साइकिल कौन सी चलाए घर पे, जो खरीद के रखी हुई है वो, जो आगे, लेकिन है तो वो साइकिल ही, हाँ उस व्हील पे लगी हुई वो साइकिल चलाए। अब उसने कहा यार पैर इतने भी नहीं घूमते, क्या अच्छा पैदल चल। अब अपना डेवलपमेंट देखो वहां से और वहां तक का, नहीं आगे कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुंच गए, तो यही सच्चाई। इसलिए एक्सरसाइज किया कीजिए, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखिए, मूवेबल रखिए,
कितने बच्चे करते हैं एक्सरसाइज? एक बच्चा करता है। लड़कियां कितनी बैडमिंटन खेलना शुरू की है? एक भी लड़की बैडमिंटन नहीं खेलती है। ध्यान रखो, अभी मैंने क्या बताया? ऑस्टियोपोरोसिस में एस्ट्रोजन की जो सिक्रीशन है वो भी जिम्मेदार है। जैसे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन वैसे तो होता है, लेकिन एक कंडीशन आती है जब मोनोपॉज हो जाता है। क्या होता है? मोनोपॉज की कंडीशन आती है, मेंसेस बंद हो जाती है। उस समय में एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल घट जाने से दूसरे हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। किसका हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। हैं? नहीं नहीं, जो कि बोन को क्या करने लगता है? गलाने लगता है। बोन को क्या करने लगता है? पैराथॉर्मोन। ठीक है ना? जो हड्डियों को गलाने लगता है। और फिर और गड़बड़ हो रहा है मामला, है ना? तो भैया खेला करो लड़कियों, खेला करो। कुछ खेलती हो? घर का काम करती हैं क्या? घर का काम क्या करते हो? और कपड़े डालकर बढ़िया दुकान थप्पी से कपड़े कितने धोते हैं? ये तो बुजुर्गों की एक्सरसाइज है। ये जवानों की एक्सरसाइज थोड़ी ना, ये तो बुजुर्गों की एक्सरसाइज है। अच्छा, गांव से बच्चियां कितनी आती हैं? हाथ खड़ा करो। एक, दो। घास की मशीन कितनी चलाती है हाथ वाली? चलाती है कोई से? नहीं चलाते। सब जगह मशीन आ गई है ना। आपको हम घर काम कौन सा कर रहे हैं फिर हम? वो जो सब्जी काटने का, उसमें तो एक फिंगर चलती है बस। एक फिंगर की तो एक्सरसाइज है सब्जी काटने में, छोकने में बस ज्यादा ज्यादा, और वो भी जरा सी देर के लिए। आटा गूंथने में थोड़ी सी होती है, आटा गूंथने में थोड़ी सी एक्सरसाइज। कपड़े हम हाथ से नहीं धो रहे, मशीन में डाल रहे, मशीन में डाल के धो रहे। तो लेडीज कौन सी एक्सरसाइज कर रही है भाई? देखो, पहले बैलेंस था। पहले अगर हम देखें, आदमी के पास खेत हुआ करते थे। मैन अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, उसे अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो खेत पे गया, खेत पे उसके पास बहुत काम है। चाहे वो फावड़ा चलाए, चाहे वो खुरपी चलाए, चाहे हल चलाए, चाहे हल चलाए, चाहे अपनी फसल को काटे, चाहे उसे बोए, चाहे उसमें से दाना निकाले। सब मैनुअल काम है। सब कैसे काम है? मैनुअल काम। वो कर लिया। अब लेडीज को घर में क्या करना है? लेडीज के लिए काम, सबसे पहले उसे सुबह आटा पीसना हो, ताजा फ्रेश बिल्कुल आटा, रोज का रोज। उससे ज्यादा फ्रेश होता ही नहीं था आटा, है ना? सपोज कीजिए संयुक्त परिवार है, एक घर में 10-12 मेंबर हैं, और उन्हें पता है कि पूरे दिन में 2.5 किलो या 3 किलो आटा लगेगा। तो सुबह 2.5 किलो 3 किलो आटा हाथ की चक्की से पीसा जाता। एक एक्सरसाइज वो हो गई। दूसरी एक्सरसाइज फिर दूध भी चाहिए सबको पीने के लिए। क्या चाहिए? तो घरों में जानवर होते थे, गाय भैंस, उनके लिए घास करना, उन्हें पानी पिलाना, नहलाना, ये काम। तीसरा महत्वपूर्ण काम, उनका जो गोबर है ना, गोबर क्या है? गोबर। उससे उपले बनाए जाते थे, पाक कर। ठीक। हाँ, ये बात अलग है कि मैनेजमेंट होता था कि भाई दो का काम आज ये है, दो का काम ये, क्योंकि एक आदमी तो नहीं कर सकता। एक का काम ये है, एक का काम ये। और ईच एवरी लेडी परफेक्ट रहती थी, हेल्दी रहती थी। कपड़े धोने का एक का काम है, कपड़े धोने का रोज का काम नहीं चलता था। पहली बात तो लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे। कपड़े कपड़े धोने का काम अब ज्यादा बढ़ा है। पहले तो एक मैक्सिमम 3 जोड़ी तो मैक्सिमम थे। कितने जोड़ी होते थे कपड़े? 2। कितने? सच्ची है ये। एक जोड़ी जो वो रोज पहन रहे हैं, एक जोड़ी वो कहीं आने जाने की है। फिर जो आने जाने वाली जोड़ी होती थी, वो रोज की जोड़ी बन जाती थी, एक नई जोड़ी अड़ी से सिलती थी। और शेयरिंग भी होती थी कपड़ों की। क्या होती थी? 2-3 भाई हैं, शेयरिंग कपड़ों की। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे लोगों के पास, हम इंडियंस के पास अंग्रेजों ने इतना लूट लिया था, हमारे पास पैसा नहीं था, है ना? तो जब पैसा नहीं होता तो कंप्रोमाइज होते हैं।
तो ये कंप्रोमाइज हुआ। फिर हमने धीरे धीरे हम आगे बढ़े, डेवलप हुए, और ये डेवलप में हमने वो चीजें छोड़। अब हमें रोज कई ड्रेस चाहिए, रोज की अलग, हाँ, एक ड्रेस अलग चाहिए रोज, आज ये पहननी है, रोज ये पहननी है, एक सोने के लिए चाहिए, है ना। अब तो चलो किचन में अप्रैन किचन की तो होनी चाहिए वैसे, वो बात सही भी है। किचन में, क्योंकि अब किचन में काम बहुत हो गया, किचन में बहुत काम है ना, तो उसकी अलग होती है। अलग अलग ड्रेसेस हैं तो कपड़े रोज धुलना है। चलिए, तो ये लेसन फिनिश हुआ आपका। इसके अलावा कल हमने टेस्ट के मार्क्स दिए थे आपको, हैं? कितने बच्चों ने अपने मार्क्स देखे? जल्दी हाथ खड़ा करो। हैं? कितने बच्चों ने अपने मार्क्स देखे? कितने बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं? सिली मिस्टेक्स आपने कर दी, वो रोको, कम करो उन्हें, है ना। सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हो, क्वेश्चन को समझने से पहले आंसर ठोक देते हो, या कंफ्यूज होकर गलत मारते हो। आज एक गैंग तो आया ही नहीं सर पहले चला गया था, है। पहले चले गए थे। हाँ, उन्हें पता था आज मैं ठोकूंगा उन्हें। मोबाइल का यूज कर रहे हैं बच्चे चीटिंग करने के। भाई तुक्का लगाना ठीक है, लेकिन सही तुक्का लगाना ये हजम नहीं होता। तुक्का लगता है लेकिन तुक्के में गलत भी होते हैं, तुक्के में सही सही नहीं होते, है ना। तुक्के में सही सही नहीं होते। तो मैं इस तर्क से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि वो लिखते भी सही नहीं है। अरे सेकंड हाईएस्ट बच्चे हैं वो, हाँ, फर्स्ट वो है 46 नंबर लिए बैठे, वो 45 नंबर लिए बैठे हैं, वो 45 नंबर लिए बैठे हैं, और एक नहीं सारे हैं। मेरा तो दिमाग तभी थनक गया एक की कॉपी देखते ही। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फिर उसका एक तरीका निकाल लिया। मैंने कहा कल को जहां आऊंगा, क्वेश्चन तुम्हारे से पूछूंगा और आंसर भी तुम्हारे से पूछूंगा। तुमने सही बता दिए नंबर पूरे, गलत बताते गए तो वही नंबर काट, क्योंकि मुझे तुम पे शक है। ठीक है ना, वो बात ठीक है। मैं उस टाइम पे पकड़ नहीं पाया उन्हें, मोबाइल वाला के कानून का, लेकिन अगली बार से ठीक हो जाएगा ये। लड़कियां ऑनेस्ट हैं, गर्ल्स आर ऑनेस्ट। कल ने ऑनेस्टी से सही दिया, किसी के अगर जीरो आ रहे तो जीरो लिया उसने, माइनस आ रहे हैं तो माइनस लिया, 4 आ रहे तो 4 लिया, 20 आ रहे तो 20 लिया, 22 28 जो भी लिया ऑनेस्ट। और ये अच्छी बात है, आपको तभी अपनी कमी आप निकाल पाएंगे जब ऑनेस्टली आपने अपने नंबर लिए। अगर आप हवा में रह के केवल नंबर दिखाने के लिए करेंगे तो आप अपने में सुधार नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो बच्चों आज इतना ही। नए लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी आपके साथ। केमिस्ट्री भी है क्या?